हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मिंग मैनेजमेंट। आज हम लोग वेट कल्टीवेशन में सीड रेट के बारे में बात करेंगे। सीड रेट में क्या हुआ कि मतलब कितने बड़े क्षेत्र में कितना हमें सीड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो सीड रेट जो इसका है, सिंचित जो क्षेत्र होते हैं जो जहाँ पे सिंचाई योग्य बहुत अधिक जल की पर्याप्त सुविधा में मिल जाती है, वहाँ पर इसका जो सिंचित क्षेत्र है वहाँ पे 100 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 1 कुंटल में 1 हेक्टेयर हो जाता है। 1 कुंटल बीज में हम लोग 1 हेक्टेयर की बुआई कर लेते हैं। ठीक है, ये गेहूँ के लिए है। अलग अलग फसलों के लिए ये मात्रा अलग अलग होती है। ठीक है, और असिंचित जो क्षेत्र है, असिंचित क्षेत्रों में 125 kg पर हेक्टेयर हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो 125 kg हेक्टेयर है वो लगभग 125 जिसे हम कहते हैं ना, तो ये मतलब 100 kg 1 कुंटल से 1.25 कुंटल है ये, 1 कुंटल से तो 25 किलो और ज़्यादा। ठीक है, ये 1 हेक्टेयर के लिए है। इसमें बीज की आवश्यकता अधिक पड़ती है क्योंकि असिंचित क्षेत्र हो, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी पर्याप्त मात्रा में हमें जल के जो पर्याप्त मात्रा में बीजों का सही तरीके से अंकुरण होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है, इसलिए बीज की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। और जो बुआई की गहराई होनी चाहिए वो 3 से लगभग 7 सेंटीमीटर की गहराई में हम लोग बुआई करते हैं। वो बीज के और मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मृदा है और किस प्रकार की वहाँ की बुआई के तरीके हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बीज का उपचार करते हैं। मतलब पहले बीज का चुनाव करते हैं, फिर बीज का चुनाव करने के बाद फिर बीज रेट देखते हैं। बीज रेट देखने के पश्चात फिर बीज की बुआई की गहराई चेक करते हैं कितना है, और बुआई की गहराई चेक करने के बाद फिर हम लोग आते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट बीज का उपचार कैसे करेंगे। बीज का उपचार करने के लिए हम लोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे रासायनिक उपचार करते हैं और जैविक उपचार करते हैं। कई प्रकार से हम लोग बीजों का उपचार करते हैं। जैसे रासायनिक उपचार में कवकनाशी, कवकनाशी यानी फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स में हम लोग क्या उपयोग करते हैं, जैसे बीजों को जो जो बीज होते हैं उनको कवकनाशी, जैसे कार्बेंडाजिम मान लो, थीरम हो गया आदि, इसी तरीके से और सारे की जो केमिकल हैं उनसे उपचारित करने से बीज जनित रोग से सुरक्षा मिलती है। यानी बीजों के जो बीज द्वारा जनित रोग होते हैं, यानी बीजों से उत्पन्न होने वाले रोगों को हम लोग सुरक्षा पा सकते हैं, इनसे हमें मुक्ति मिलती है। और जो कीटनाशी हैं यानी इंसेक्टिसाइड, बीजों को कीटनाशी जैसे इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरपाइशी, क्लोरपायरीफोस, ये भी एक इंसेक्टिसाइड का ही नाम है। इंसेक्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड जो है ये गेहूं के फसल के लिए बहुत अधिक अच्छी दवाएं होती हैं। से इनसे हमको जब उपचार करते हैं हम बीजों को, तो प्रारंभिक अवस्था में हमें कीटों में बहुत अधिक सुरक्षा मिलती है। यानी कि जब हम बुआई करते हैं तो बुआई के समय में कीटों से बहुत अधिक लाभ मिलता है। कीटों से नहीं, कीटों से फसल को बचाने में, बीज को बचाने में। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जो बीज होते हैं उसको बुआई करने के पश्चात कीटों का आक्रमण हो जाता है, दीमक उमक होते हैं, ये सब खा जाते हैं, बीजों को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए और फिर आते हैं हम लोग जैविक उपचार में। जैविक उपचार में जिसको बायोपेस्टिसाइड्स भी कहते हैं, कुछ जैविक पदार्थ जो होते हैं, जैसे मान लो हो गया ट्राइकोडर्मा, हो गया बैसिलस, हो गया और सब्टिलिस हो गए आदि। इसी तरीके से ये सब बायोपेस्टिसाइड्स के नेम हैं। ठीक है, इनसे जब हम बीजों को उपचारित करते हैं तो हमें रोगों एवं कीटों दोनों से बचाने में मदद मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जैविक उपचार सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो केमिकल हम लोग रासायनिक रूप से करते हैं बचाव के लिए, फसल की सुरक्षा करते हैं, वो केमिकली वाला जो होता है कि वो नुकसानदायक भी होता है और लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जबकि जो जैविक उपचार है ये बहुत अधिक लाभकारी और सस्ता, सस्ता क्या कहा जाए आपके ज़माने में, या महंगा हो गया है, लेकिन परंतु पहले के जो टाइम था उसमें यह बहुत आसानी से हम लोगों को प्राप्त हो जाता था। इसको आसानी से बनाकर तैयार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंचाई और उर्वरक। सिंचाई और उर्वरक में हम लोग देखेंगे कि सिंचाई किस प्रकार से है। तो सिंचाई में गेहूं के जो विभिन्न चरण होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कि
जैसे गेहूँ क्या है, गेहूँ की फसल है कि तो उसकी बुआई के समय, बुआई के बाद फिर लगभग मान के चलिए आप, जैसे हो गया अंकुरण के समय, फिर से वो जो शीर्ष जड़ अवस्था है उसकी जड़ जो और कल्ले निकलते समय, गांठें बनते समय, फूल आते समय, ठीक है। और दूधिया अवस्था हो गई, दाना पकना, यानी दाना जब दाना पकने लगे तब, इन सब अवस्थाओं में हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बुआई के तुरंत बाद पहले सिंचाई कर देनी चाहिए ताकि बीजों का अंकुरण सही तरीके से हो सके। मतलब देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, छिटकाव विधि से बीज को बुआई करते हैं तो बीज जो है वो खेतों में ऊपर ही रह जाता है। इसके पश्चात जब हम सिंचाई कर देते हैं तो उनकी अंकुरण होने की वजह से वो बीज अच्छी तरीके से अंकुरित हो जाता है। उसके बाद आता है शीर्ष जड़ अवस्था। यह अवस्था बुआई लगभग 20 से 25 दिनों बाद आती है, क्योंकि इस समय में जड़ों का जो विकास होता है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। 20 से 25 दिन बाद क्या होता है, पौधा थोड़ा सा अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद उनमें जड़ों का विकास होने लगता है, जिससे कि वे पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगते हैं। कल्ले निकलना यानी अवस्था बुआई के लगभग 40 से 45 दिनों बाद आती है, और इस समय जो होता है वो पर्याप्त नमी होने से कल्ले निकलते हैं और उपज में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अवस्था जो है, इस अवस्था में कल्ले बहुत सारे निकलते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना, एक ही जगह से कई सारे कल्ले निकलते हैं, कई सारे शाखाएं निकलती हैं। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि इस अवस्था में जितने ज़्यादा शाखाएं निकलेंगी उतने ज़्यादा उसमें फूल लगेंगे, उतने ज़्यादा फूल लगेंगे तो उतनी ज़्यादा उपज होगी, उपज में वृद्धि होगी, ठीक है। गांठें बनना, गांठें या अवस्था जो होती है वो बुआई के लगभग 60 से 65 दिनों बाद आती है, ठीक। और इस समय जो है सिंचाई की कमी से उपज में कमी आती है, यानी जब गांठें बनने लगती हैं, ये अवस्था आती है 60 से 65 दिनों बाद गेहूं की फसल में। तो इसकी इस समय जब पानी की कमी हो जाती है तो फसल में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। फूल आना सबसे इम्पोर्टेंट है, फूल आना। फूल आते समय तो खेत में नमी होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं रहेगी और यह अवस्था जो होती है लगभग 80 से 85 दिन बुआई के पश्चात आती है, तो उस समय सिंचाई के कमी से दाने जो हैं वो छोटे रह जाते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं अगला जो है इसके आगे का, देखो दूधिया अवस्था भी है। तो यह अवस्था जो है बुआई के लगभग 100 से 105 दिनों बाद आती है। इस अवस्था में दानों में क्या होता है, दूध भर जाता है। दूध भरा होना मतलब सफ़ेद रंग का हमें देखने को मिलता है। अगर आप खेत वोत में जाएंगे कभी, जब उसमें बाली लग जाती है तो बाली को हम लोग जब इसे फोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर वाइट वाइट हमें तरल पदार्थ, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा लेकिन गाढ़ा भी होगा, उसको जब देखेंगे तो वो हमें मिलेगा। और फिर हम लोग उस समय पे जल की मतलब नमी की आवश्यकता खेत में होनी चाहिए, ताकि जो बाली है, बाली में अच्छे से जल का प्रवाह पहुंच सके और उसमें बीजों का सही तरीके से बन सके। दाना पकना, यह अवस्था बुआई के लगभग 120 से 125 दिनों बाद आती है। इस समय मिट्टी में नमी होनी चाहिए। हम लोग आते हैं सिंचाई की विधियों में। क्यारी विधि है, नाली विधि है, फव्वारा विधि है, टपक सिंचाई विधि है, ठीक है। तो जो क्यारी विधि में हम लोग क्या करते हैं, खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर पानी भर देते हैं। जबकि नाली विधि में, इस विधि में नालियाँ बनाकर पानी बहाया जाता है। नहीं, नाली विधि तो सभी आमतौर पर अपनाते हैं। और क्यारी विधि जो होती है वो खेत को ही बांट देते हैं कई भागों में, उसके बाद जल का भराव करते हैं, जिससे जल पूरी खेत में एक समान रूप से फैल सके। और नाली विधि में हम लोग क्या करते हैं, जैसे छोटा छोटा खेत रहता है या बड़ा भी खेत रहता है तब पर भी कर देते हैं कि नाली द्वारा एक नाली बना दी जाती है, उसी नाली द्वारा पूरे खेत में पानी का फैलाव हो जाता है, ठीक। और नाली विधि जो है वो क्यारी विधि से अच्छी मानी जाती है, इसमें पानी की बचत होती है। फव्वारा विधि, इस विधि में फव्वारों से पानी का छिड़काव किया जाता है। यह पानी की कमी वाली जगहों के लिए बेहतर है फव्वारा विधि, क्योंकि जब हम लोग फव्वारा द्वारा छिड़काव करेंगे तो पानी समान रूप से फैलेगा पूरे खेत में, और पानी की कम से कम औसत मतलब उपयोग होगा और हमें पानी की बचत भी होगी, क्योंकि यह विधि जो होती है बहुत अधिक से अधिक कम पानी वाले क्षेत्रों में ही प्रयोग की जाती है। टपक सिंचाई विधि यह सबसे आधुनिक विधि है। इसमें पौधों की जड़ों में ही बूंद बूंद करके पानी टपकता है, इसीलिए इसको टपक सिंचाई विधि भी कहते हैं, ठीक है।
और जड़ों के पास बूंद-बूंद करके पानी पहुँचाया जाता है। यह विधि जो है पानी की सबसे अच्छी बचत करती है, सबसे अधिक बचत करती है, यानी बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता फसल को पड़ती है। यानी सामान्य गेहूँ को जो है वो 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है और सिंचाई खेतों की बुआई और समय के अनुसार हमें देखकर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।